क्या पढ़ाया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हम कल पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट देखो। सेकंड का फर्स्ट दे रखा अपने पास, यदि 3, 7, 9, x और 5 का समांतर माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा अपने पास? 3, 7, 9, x और 5 का समांतर माध्य दे रखा है, यानी कि x बार बराबर दे रखा है 6, तो x का मान पूछा है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, जब हमारे पास सीधी संख्याएं होती है तो हम कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये औसत होता है और वही तो एक प्रकार का माध्य होता है। यानी राशियों का योग कर लेते हैं। 3 + 7 + 9 + x + 5 अपॉन संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 और 5 बराबर कितना दे रखा अपने को? 6 दे रखा है। ये 6 दे 5 यहाँ क्या है? भाग में, इधर आके किस हो जाएगा? गुणा में। तो 6 पंजे 30, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, तो x + 24 बराबर 30। ये 24 प्लस का इधर आके माइनस का, तो x बराबर 30 में से अगर 24 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 6। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 6। इसका सेकंड एक्शन देखो। बिंदुओं 3 और a और 4 और 1 के बीच की दूरी √10 दे रखा है, तो a का मान निकालना है। यानी कि a अपने को दे रखा है 3 और a, और b जो है वो दे रखा अपने को 4 और 1, और ab जो है वो दे रखा अपने को √10। तो a की वैल्यू निकालना है। ये अपने पास दोनों के बीच की दूरी दे रखा है, यानी कि दूरी का सूत्र क्या होता है अपने पास? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का √। तो रख लेते हैं √। ये देखो, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 क्या हो जाएगा अपने पास? 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - a का होल स्क्वायर और बराबर √10 का। देखो, √से √, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। 1 प्लस ये a - b का होल स्क्वायर बनता है, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - का 2ab + b², यानी कि a² - का 2ab + का b², यानी कि a² बराबर कितना आ गया? 10। देखो, ये 1 प्लस का है, ये 1 प्लस का है, 1 और 1 कितना हो गया? 2। 2 यहाँ पर इसमें आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8, यानी कि माइनस का 2a + a² बराबर कितना हो गया? 8। अब यहाँ से अपने पास ये प्लस की इधर आके किसमें जाएगी? माइनस में। तो हम लिखेंगे a² - का 2a - 8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो गई, यानी कि जोड़ने पर अपने पास 2 आए और गुणा करने पर अपने पास 8 है। ऐसी संख्या निकालनी, तो माइनस का 4 है और प्लस का 2 है, 4 दूनी 8 होता है। तो हमारे पास तो a की वैल्यू निकालनी है, तो हमने कल भी एक मेथड देखा था कि इसके फैक्टर क्या आ गया अपने पास? माइनस का 4 और प्लस का 2 है, तो हम इसके अपोजिट साइन, a की अपोजिट साइन, a का गुणा कितना अपने पास? 1, माइनस के 1 से भाग दे देंगे, प्लस का 1 है तो यहाँ से कट के कितना आ गया? 4, इससे कट के कितना आ गया? माइनस का 2। तो अपने पास जो a के मान आए वो क्या क्या आ गए? 4 और माइनस का 2। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो। 2 sin स्क्वायर थीटा और cos, 2 sin स्क्वायर 60 और दे रखा है cos 60 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। देखो, sin और cos दोनों 60 में है, तो sin 30 का जो अपोजिट होता है वो cos 60 होता है, और cos 30 का जो अपोजिट होता है वो sin 60 होता है। तो दोनों की अपोजिट वैल्यू होती है ये। तो देखो रख लेते हैं। क्या पूछा अपने पास? इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री डॉट cos 60 डिग्री, ये दे रखा है। 2 का 2 इंटू sin 30, sin 60 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2, और इसका स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर मल्टीप्लाई cos 60 जो होता है, जो sin 30 की वैल्यू होती है, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। √3 का स्क्वायर कितना आ गया? 3, और 2 का स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों पे स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। तो आंसर आ गया 3/4। इसका अगला देखते हैं, कौन सा है? फोर्थ चलेगा ना, फोर्थ क्वेश्चन। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, क्या दे रखा अपने पास? πr² दे रखा है। कैसे? देखो, ये एक बेलन ये होता है, ऐसा एक बेलन है, इसके सिरे का क्षेत्रफल मतलब ये। अब ये क्या है? एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं πr² होता है, यानी कि πr² की वैल्यू दे रखी है अपने को कितना? 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। और इसकी ऊंचाई मतलब ये हाइट जो है वो दे रखी है अपने को कितना? 21 यानी कि h बराबर दे रखा है 21। अब पूछा है इसका आयतन,
और बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 1.54 इंटू एच की वैल्यू 21, और 21 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ गया 3234। आंसर आ गया अपने पास कितना, 3234। इसके बाद में देखो बंटन का बहुलक, और बहुलक निकालना तो बहुत ही आसान है। अगर सीरीज दे रखी है और उसमें अगर बंटन पूछता है तो बंटन का बहुलक क्या हो जाएगा, जो संख्याएं सबसे अधिक बार आती हैं वो संख्या उसका क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। तो देखते हैं संख्या कौन सी है इसमें। पांचवा देखो 3 5 7 4 2 1 4 3 और 4, कौन सी संख्या जो सबसे अधिक बार आ रही है। तो देखो 1 2 और 3, 4 जो है वो 3 बार आ रही है और बाकी सब है ना वो कोई 1 बार आ रही है, कोई 2 बार आ रही है, ठीक है। लेकिन 4 सबसे अधिकतम आ रही है। तो अधिकतम, अगर अधिकतम की बात करूं तो कौन सी संख्या है, 4। तो ये क्या है, उसका बहुलक हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन, 10 और 250 के बीच में संख्याएं जो 4 से गुणित है, किस किस की पूछा है, 10 से और 250 के बीच में। अब देखो सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाजित हो, तो 4 की 12 होती है, 10 तो नहीं होती है, 10 से बड़ी चाहिए अपने को। तो एक की वैल्यू जो होगी वो कितना आ गई, 12। अब रही बात जिससे 250 की, तो 250 में यहाँ देखो भाग देके देख लेते हैं। ये ऐसे भाग दे लेते हैं, पहले किसका भाग देना है, 4 का। 4 5 20, 4 6 24, माइनस 1 बच गया, उतारा यहां से 0। अब देखो इससे कम संख्या क्या होती कि इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता, ठीक है। अगर यहां पर देखो, यहां पर कितना होता, लास्ट में 8 होता, सपोज करो यहां 8 होता और यहां पर 4 ही होता, यहां पर क्या होता 4। तो 4 में से 4 गया तो 0, और यहाँ 8 में अगर हम इसका भाग देते 4 का तो 2 बार चला जाता और ये 8 आ जाता, माइनस बच जाता अपने पास 0। कब है, जब अपने पास यहाँ 8 होता। कम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इससे छोटी संख्या चाहिए। इन दोनों का अंतराल अपने को 10 से तो बड़ी और 250 या 250 से छोटी चाहिए थी। तो इसका मतलब सबसे लास्ट वाली जो संख्या है वो कितनी होगी, 248। तो an की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 248। अपने पास d की वैल्यू अपने इसने दिया ही गया है कि 4 से विभाजित, यानी कि अंतराल कितने का है, 4 का है। तो हम वैल्यू रख लेते हैं 4। अब फॉर्मूला क्या था अपने पास, क्या पूछा इसने, n की वैल्यू पूछी। n का मतलब कितनी संख्याएं होंगी जो इससे विभाजित होंगी। तो an का एक फॉर्मूला लिखवाया था हमने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये an का फॉर्मूला लिखवाया था हमने, क्या लिखवाया था हमने, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू अपने पास दे रखा है 248, इक्वल्स टू a की वैल्यू अपने पास दे रखा है 12 प्लस n निकालना है, और d की वैल्यू दे रखा है कितना, 4। ये 12 प्लस का इधर आके माइनस का, तो जब 248 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 236। इक्वल टू इतना कितना बचेगा, n माइनस का 1 इंटू 4। ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके इसमें जाएगा, तो 236 डिवाइडेशन बाय 4 बराबर n माइनस का 1। 236 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 4 5 20, 3 बच गया, 4 इंटू 32, 4 9 36, इसको कितना n माइनस 1। ये n माइनस का 1 तो इधर किसमें जाएगा, प्लस का, तो n बराबर कितना हो गया 60। तो 60 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से विभाजित है और 10 से बड़ी है और 250 से या 250 से छोटी है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास ये जो खालिस्तान रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन जो यहाँ तक नहीं आया हो? आगे सर तेरे आया और किसी को नहीं आएगा। हाँ देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग हिस्से में है। यानी कि क्या दे रखा है,
जिसका क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है इसने कितना 49 पाई। और क्या पूछा है, त्रिज्या पूछा है, आर पूछा है। देखो पाई से तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आर स्क्वायर बराबर 49 और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा अंडर, तो आर बराबर कितना आ गया 7। और किस में दे रखा है इसने सेंटीमीटर में दे रखा था, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। इसका सेकंड देखो, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अपने पास से क्या है डाइस है, पासा है, तो देखो एक फ्लग, दो फ्लग, तीन फ्लग और तीनों के विपरीत उधर नहीं, मतलब 6 फ्लग हो गए और एक नीचे वाला ये देखो एक इधर वाला, इसका इधर वाला, इसका इधर वाला, तो 3 ये तो 3 वो, तो 6 फ्लग हो गए टोटल, यानी कि 6 संख्या होंगी। तो क्या 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 हो सकता है अपने पास 1 2 3 4 5 और 6। अब बोला है कि सम संख्या है, तो सम संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 4 है और 6, 3 सम संख्याएं हैं। अगर प्रायिकता की बात करूं मैं कौन से की सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या, कौन कौन परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना है 1 2 और 3, मतलब 3 बार आ सकती है सम संख्या, और टोटल कितने थे 1 2 3 4 5 और 6, तो प्रायिकता कितनी होगी 3/6। अगर ये ऑप्शनल होता तो ये लगाने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट 3/6 आंसर देखना था, या ब्लैंक खालिस्तान होता तब ये लिखना था। अगर इसने एक नंबर में पूछा है अनसोल्ड वेरी शॉर्ट में, तो अपने को सोल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन देखो, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इसने क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर वाले भुजा के घन के विकर्ण की, घन जो है उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखो अपने पास घन की जो लंबाई दे रखी है, भुजा की लंबाई दे रखी है, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। भुजा बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। अब निकालना क्या है विकर्ण, विकर्ण में इसकी मात्रा आती है, किसकी मात्रा आती है, इसकी आती है भाई विकर्ण। तो देखो अगर घन दे रखा है और भुजा दे रखा है, तो अपने पास जो विकर्ण जो होता है वो क्या होता है भुजा √3, ठीक है। अब भुजा कितना दे रखा है अपने पास 10 दे रखा है, भुजा कितना दे रखा है 10 √3 और सेंटीमीटर दे रखा था तो सेंटीमीटर, तो विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई अपने पास 10 √3। ये सीधा सीधा विकर्ण निकाल लेते हैं ना, तो विकर्ण के लिए याद रख लो एस का मतलब होता है भुजा और ए होता है √3, ये एक फॉर्मूला निकली, फॉर्मूले की तरह से याद रख लो इसे। हाँ घन क्यों, ये क्यों आया, क्योंकि घन जो होता है, घन क्या होता है किससे मिलकर बना वर्ग से, और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है समान होती है, बराबर होती है, इस वजह से। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसका फोर्थ देखो क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे रखा है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकालना है। देखो क्या दे रखा है, सपोज करो एक शंकु है, शंकु कैसा होता है जोकर के आकार की टोपी जो होती है वो, ये इसकी ऊंचाई है, और ये वाली जो है इसकी त्रिज्या ऊंचाई L है, ये क्या है H और ये इसकी क्या है त्रिज्या R। हाँ क्या क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है अपने पास 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखा है अपने को कितना 12 सेंटीमीटर, और ये L पूछा है, L पूछा है। तो देखो ये क्या समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ से। अब समकोण त्रिभुज में है ये तो पाइथागोरस परिमेय लगा सकते हैं, जब दो भुजाएं अपने पास गिवन और तीसरी भुजा निकालना, और समकोण के सामने वाली क्या होती है कर्ण होती है, यानी कि हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर
हाँ देखो कर्ण तो निकालना है अपने को, कर्ण की जगह एल ले लेते हैं, एल स्क्वायर। आधार, आधार किसी ये मान लेते हैं आर त्रिज्या जो है उसका आधार है, तो 5 के स्क्वायर प्लस लंब कितना है अपने पास एच, एच मतलब कितना है 12, 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। हाँ इन दोनों को ऐड किया, 5 और 4 9, 6 4 और 2 6 और 1 का 1, 169 किसका हो गया एल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा अंडरूट आ जाएगा, अंडरूट 169 और 169 किसका अंडरूट होता है 13 का, 13 सेंटीमीटर। यानी कि एल की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, जो उसके तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आ गई अपने पास 13 सेंटीमीटर। आगे आते बात समझ में। अगला देखो 5वां क्वेश्चन। हाँ यहाँ से 5वां क्वेश्चन में क्या है कि दिक्कत आती है बच्चों को, कैसे निकालते हैं 5वां क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन दे रखा है 1 3 2 5 9 और 11 का माध्यक निकाले। क्या पूछा है, माध्य नहीं पूछा है, ध्यान देना, माध्यक पूछा है। माध्यक और माध्य दोनों अलग अलग होती हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में यानी कि आरोही क्रम में व्यक्त कर लेते हैं या जता देते हैं। तो सबसे पहले 1, इसके बाद में 2, फिर 3, फिर 5, फिर 9 और फिर 11। 1 2 3 4 5 6 यही संख्या है ना। देख लो एक बार अपनी 1 3 2 5 4 9 सही है, और 11 4 का है, 4 नहीं, इसमें 4 किसे बोल दिया फिर, नहीं 9 11 संख्या होगी बढ़ते हुए क्रम में। इसके बाद ये देखना है कि संख्याएं सम है कि विषम है, यानी कि गिनेंगे इनको 1 2 3 4 5 और 6 सम संख्याएं। अगर ये संख्याएं सम है तो इसकी 2 बीच की वैल्यू लेंगे, ये 2 बीच की वैल्यू लेंगे, ठीक है। और अगर ये विषम होती तो अपने पास एक ही संख्या प्राप्त होती, विषम एक संख्या अपने प्राप्त होती। जैसे कि अगर मैं कहा था यहाँ पर एक संख्या और ले लेता, जैसे कि मैंने 12 और ले लिया, इसका मतलब बीच की वैल्यू कौन सी हो जाती, फिर तो 5 हो जाती। तो माध्यक सीधा सीधा आंसर हो जाता कि 5 इसका माध्यक है। लेकिन अब ये क्या नहीं है अपने पास, बीच की संख्या तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे इनका औसत ले लेंगे, दोनों वालों का, दोनों संख्याएं जो है उनका औसत ले लेंगे। औसत क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का योग अपन उन संख्याओं का जितनी संख्या है वो, यानी कि 3 प्लस का 5 बटे हुए कितनी संख्या है 2 है, तो 2, 5 और 3 8 होते हैं, 8 बटे हुए 2 और 8 बटे 2 का मतलब कितना होता है 4। तो इसका माध्य कितना आ गया 4 आ गया। आगे बात समझिए। और हाँ माध्य पूछता तो माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देते और कितने 6 का भाग दे देते। और बहुलक पूछता तो कि जितनी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आ रही है वो उसका आंसर हो जाता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही थी। हाँ यहाँ तक आगे बात समझे अपने पास। अब खंड ब चले, एक और रह गया क्या, और रह गया क्या अभी तक क्वेश्चन इसमें रह गया अभी तक। तो हाँ देखो क्या दे रहा है अपने पास, माध्य निकालना। देखो अब की बार सेम जैसा ही क्वेश्चन आ गया, एक माध्य निकालना है। संख्या दे रखी है 3 7 5 2 और 6। माध्य ज्ञात करना है, क्या निकालना है माध्य ज्ञात करना है। माध्य को मैं x बार से लिख रहा हूँ। तो देखो माध्य के लिए अभी बताया था हमने राशि का योग बटा राशियों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 बटे हुए कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 और 5, ये 5 लिख दिया, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखो 7 और 3 10 होता है, 10 और 5 15, 15 और 15 और 6 कितना हो गया 21, 21 और 3 21 और 2 कितना हो गया 23, 23 बटे हुए 5। या तो यहाँ तक छोड़ दो, अगर यहाँ तक नहीं छोड़ते हो तो आप इसमें क्या करोगे भाग दोगे, तो भाग दे देते हैं इसमें 5 का 20 4 बार, फिर 3 बच गया 0.030 बढ़ जाएगा, और 6 5 30 6 बार में, तो आंसर कितना आ गया 4.6। इसका क्या आ गया माध्य आ गया। और ये तो हम बहुलक वाले जो माध्य बहुलक वाला चैप्टर था उसमें भी देखते थे कि माध्य जो है वो पॉइंटों में आ सकता है, इसका मतलब आंसर क्या आ गया 4.6। अगला देखो इसका 7वां देखते हैं P ऑफ A। देखो ऐसा एक क्वेश्चन और दे रखा है जिसमें 0.009 जो 0.005 जो वैल्यू दे रखी थी। P ऑफ A बराबर दे रखा है 0.65, ठीक है। हो तो A निकालना है, A डैश निकालना है, A नहीं है मतलब A डैश, ये फाइंड आउट करना है।
अब देखो प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में हम क्या जानते हैं, P ऑफ A प्लस P ऑफ E डैश, ये वाला फॉर्मूला था जिसमें दोनों का मान क्या होता है 1, यानी कि प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा हो सकता है। हमने जब टेस्ट लिया था उसमें भी एक क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था हमने, प्रोबेबिलिटी जो है P ऑफ A जो है उसका मान कहां से, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, यहाँ लिखते हैं मैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, P का मतलब क्या, प्रायिकता, और कहां तक हो सकता है, या तो 1 या 1 से छोटा। प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, या 1 से छोटा हो सकता है, ना तो 1 से कभी बड़ा होगा ना 0 से कभी छोटा होगा, यानी कि माइनस में कभी नहीं आएगी, और 1 से बड़ी यानी कि आगे 1.2 1.4 कभी नहीं आएंगी, दो जो भी संख्या आएंगी वो 0 या 1 के बीच में आएगी। तो यहाँ पर इन दोनों का मान क्या होगा, होने की और नहीं होने का मान क्या हो गया, 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश, इसको कितना होता है 1। इसकी वैल्यू अपने को गिवन है, क्या दे रखा है अपने पास 0.65, और क्या पूछा अपने पास A डैश की, A डैश क्यों लिखा है हमने, नहीं होने की प्रायिकता, A नहीं होने की प्रायिकता, ये प्लस का है, इधर आगे से हो जाएगा, तो P ऑफ A डैश बराबर 1 माइनस 0.65। हाँ, और किसी को पॉइंटों में से घटाने वाली डिजिट अगर नहीं घटाना आता है तो वो एक बार देख ले, 1 इसके आगे पॉइंट है नहीं है तो 0 0 लिख देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट की संख्या रखेंगे पॉइंट, फिर 65 है, ये 65 रख दिया, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, ये माइनस कर रहा है, यहाँ 0 में से जाता नहीं है तो ये 1 कैरी इसको दे देगा, यहाँ 10 बन गया, 10 में से इसको 1 दे देगा तो ये तो 10 बन गया, लेकिन ये कितना बढ़ गया 9, अब 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 9 में से 6 गया तो 3, पॉइंट यहाँ तो 1 दे दिया था, मतलब यहाँ 0 बच गया तो 0, तो आंसर कितना आ गया 0.35। तो P ऑफ A डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.35। आगे बात समझ में, हाँ, इसके बाद अपने पास जो क्वेश्चन दे रखा है, शंकु का आयतन के सूत्र लिखिए, तो शंकु का आयतन का सूत्र तो क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, हाँ 1/3 याद रखना, शंकु में आता है, और तुम कहीं 1/3 1/2 लिख लो, वहां नहीं आता भाई, कहा आता है केवल शंकु में ही 1/3 आता है, तो आप शायद ऐसे याद रख लो कि 1/3 जहां आएगा वो क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा, जहां h बराबर क्या होता है उसकी ऊंचाई, और l बराबर क्या होता है तिर्यक ऊंचाई पर, l तो अपने पास में दे ही नहीं रखा फॉर्मूले में, r बराबर त्रिज्या होती है, और पाई का मान या तो 22/7 रख लो या 3.14 रख लो। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि अप्लाई करना है 3.14 तो ऑल्सो अप्लाई, अगर वो नहीं दे रखा था 22/7 भी रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ग अंतराल याद कीजिए 10 और 25 के बीच में, 10 और 25 में देखो क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल को क्या बोलते हैं, xi बोलते हैं। हम जब माध्यम निकालते थे तब हम लिखते थे fi और xi, तो xi कैसे निकालते थे, बंटन जो दे रखा था उन दोनों को जोड़कर उसका आधा कर लेते थे, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, बंटन जो दे रखा है वो दे रखा है अपने पास 10 और कितना दे रखा है 25, ये दे रखा है, तो xi कैसे निकालेंगे हम, इसमें से इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे देंगे, यानी कि 10 प्लस का 25/2, और दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो 25 और 10 कितना होता है अपने पास 35, और 35 का आधा कितना होता है 17 दूना 34 होता है, मतलब 17.5, ये क्या हो गया इसका xi आ गया, अपने पास वर्ग अंतराल आ गया। अगला क्वेश्चन देखो 10वां, एक बक्से में 7 नीले तथा 3 सफेद कंचे हैं, यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक से निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कंचा सफेद हो। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, नीले कंचे, नीले कितने दे रखे हैं अपने पास 7 दे रखे हैं, सफेद कितने दे रखे हैं 3 दे रखे हैं, कुल कितने हो गए 10 हो गए क्या, 10 हो गए। अब क्या पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी, निकाला गया कंचा सफेद हो, प्रायिकता सफेद की, आप लिख लेना कि प्रायिकता क्या, प्रायिकता सफेद कंचे की, ठीक है। क्या अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, आपको पूरा लिखना है भाई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो इससे मतलब ये नहीं कि आप भी शॉर्ट में लिख के आ जाओ।
कुल परिणामों की संख्या। देखो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है अपने पास, क्या पूछा है सफेद के लिए, तो सफेद कितने कंचे, 3 अपॉन कुल कितने हैं 10, तो आंसर आ गया 3/10। अब देख लो इसका मान, अगर पॉइंटों में निकाले इसका मान कितना आता है 0.3 आता है, कितना आता है 0.3, तो यानी कि 1 से तो छोटा आ रहा है। तो हम ये तो बोले थे कि प्रायिकता का मान 1 से या 1 से छोटा होता है। अगला देखो, यदि एक बेलन का आयतन दे रखा है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई 7 दे रखा है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था इससे पहले जिसमें अपने पास 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी थी और तो वो दे रखा था ऊंचाई दे रखी थी अपने पास, तब हम दोनों को मल्टीप्लाई किया था अपने पास 32 34 या 34 32 ऐसा कुछ आंसर आया था। लेंस वाला क्वेश्चन देखा था अभी हमने कुछ देर पहले, तब हमने यहाँ लगाया था आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ये होता है। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 11। देखो क्या दे रखा है इसमें, जिससे अपने पास आयतन बराबर दिया है, दिया क्या अपने पास आयतन यानी कि वॉल्यूम, आयतन कितना दे रखा है 448 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी आयतन आता है, जब क्यूब आता है, क्षेत्रफल आता है तब स्क्वायर आता है, और अगर लंबाई या परिमाप हो तो सीधी सीधी सेंटीमीटर की या सीधी सीधी अपने पास इकाई आती है। इसके बाद में ऊंचाई h दे रखा है, कितना दे रखा है h 7 सेंटीमीटर। क्या पूछा है r पूछा है, याद करना है, देखो तो ठीक है नहीं कोई बात नहीं। क्या करना है आर, आर मतलब त्रिज्या। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है आयतन का पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रखा है अपने पास 448। यहाँ देखो पाई की वैल्यू है, पाई भी तो दे रखा होगा साथ में, पाई भी दे रखा है, तो ये क्या दे रखा है पाई भी दे रखा है। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से h की वैल्यू दे रखा है अपने पास कितना 7 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर गुना 7, अब 7 जो था यहाँ किस हो जाएगा डिवाइडेशन में, तो 448 डिवाइडेशन बाय 7। देखो 7 6 की 42, कितना बच गया अपने पास 2 बच गया, 7 1 की 7 चौक 28 64 आ गया। यहाँ आर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा, यानी कि आर बराबर कितना हो गया अंडर रूट 64, और 64 किसका होता है 8 × 64 8 का होता है, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। हाँ यहाँ क्यों नहीं लगा, क्योंकि अपने पास त्रिज्या जो होती है वो ना तो क्षेत्रफल होता है ना आयतन होता है, वो तो लंबाई होती है, इस वजह से अपने पास क्या हो गया सेंटीमीटर आ गया, क्यूब नहीं गया, ठीक है। हाँ 10 प्रथम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है समांतर माध्य, देखो या तो आप क्या कर लो, कौन सा है 12वां क्वेश्चन है, विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य 10 विषम संख्याओं का माध्य x बार। या तो क्या कर लेते हैं पहले 10 संख्याओं को जोड़ लेते हैं, विषम संख्याओं को कौन कौन सी आएंगी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, आपको नीचे कितनी हो जाएंगी 10 दे रखा है तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे, देखो अब इनको जोड़ने का तरीका देखो, अब आप ऐसे मत जोड़ने लग जाना 1 3 5 5 और 1 3 4 4 और 5 9 9 और 7,
ऐसे मत जोड़ने लग जाना, ऐसे जोड़ना। देखो 1 में 20 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20। 1 में 1 को 19 में जोड़ेंगे 20, फिर यहाँ 3 को 17 में जोड़ेंगे तो भी 20, यहाँ 15 को 5 में जोड़ेंगे तो भी 20, 13 को 7 में जोड़ेंगे तो भी 20 और 11 को 9 में जोड़ेंगे तो भी 20। मतलब कितनी संख्या है यहाँ से यहाँ तक की 20 बढ़ गई, इनको छोड़ देंगे तो 1 2 3 4 और 5 और 20 पंजे कितना हो गया 100। तो 100 बटे में कितना आ गया 10। तो ऐसे जोड़ सकते हैं हम सीधा सीधा 100 बटे 10 बराबर कितना आ गया 10 मान लिया गया। एक तरीका तो ये था भाई, और एक ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, हम क्या जानते हैं, मैंने आपको जब भी ये माध्य वाला जो चैप्टर था पढ़ाया था तब सीधा लिखवाया था कि विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n प्राकृतिक संख्या हो या n जो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या बताया था मैंने, क्या बताया था याद करो। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर बताया था। क्या बताया था, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर होता है। अब कितनी संख्या पूछी है इसने, 10 संख्या पूछी है, यानी 10 का स्क्वायर। अपने को माध्य निकालना है, यानी कि अपॉन 10। माध्य में क्या होता है, संख्याओं का योग बटा वो संख्या, यानी कि n स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा। तो 10 से स्क्वायर कट गया, कितना बचा 10। ये एक लाइन में आंसर आ गया, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ऐसे भी याद नहीं है तो डायरेक्ट अगर माध्य निकालते आप, अगर यहाँ माध्य निकालते तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखते थे n स्क्वायर अपॉन n, n से n स्क्वायर कैंसिल आउट, बचेगा n की वैल्यू कितनी दे रखी थी 10, आंसर आ गया 10। किसी भी संख्या ले लो जाए, कितनी भी संख्या लेंगे, अगर विषम संख्याओं का माध्य की बात करेंगे तो सीधे सीधे ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तेरा कोचिंग का नाम ही मिटे जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ खंड ए पूरा हो गया अपना, खंड ब चलेगा। अब देखो सिद्ध कीजिए कि अंडरूट 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ऐसे सारी बहुत सारी संख्याएं हैं ऐसी, तो हम देखो इन क्वेश्चनों को दो तरीके से करवाएंगे। इन क्वेश्चन को देखो, पहला मेथड देख लेते हैं। इसमें पहला मेथड क्या है, √5 दे रखा है ना, √5 को प्रूव कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से √5 खंड जो ब है, ब का पहला क्वेश्चन कौन सा है अपने पास, 4th क्वेश्चन है ये देखो कैसे प्रूव करेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अब हमने क्यों माना है केवल √5 को ही क्यों माना है, अभी लास्ट में हम बता देंगे। क्वेश्चन कुछ और बता रहा था, हमने √5 को माना है, लास्ट में जब हम प्रूव करेंगे तब और बताएंगे क्यों माना है इसी को। अब इसे हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ लिख दिया √5 बराबर p/q, जहां p व q क्या है, कोई पूर्णांक है। और हम तो यहाँ पर कोई की जगह धनात्मक ले लेते हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक पूर्णांक है, और क्या है, q = 0 है, तभी तो परिमेय संख्या होंगी। आप देखो अंडरूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, और ये जो भाग में इधर आके हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो बोथ साइड स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और क्या हो जाएगा q² 5 क्या आ गया p²। यहाँ से 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा, तो q² बराबर क्या आ गया p²/5। और p² को तो हम ऐसे लिख सकते हैं p × p/5, और इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं p/5 × p। ये लाइन में डायरेक्ट भी आपको यहाँ से लिखवा सकता था कि जब p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित हो, लेकिन आप बोलते कि कैसे विभाजित हो गया, p² है तो 5 नहीं। आप देख लेते p भी विभाजित है 5, यानी कि p² 5 से विभाजित है और p भी 5 से विभाजित है, तो हम लिखेंगे यहाँ p² व p दोनों 5 से विभाजित है। दोनों क्या है 5 से विभाजित है। जब दोनों संख्याएं 5 से विभाजित है तो हम कोई दूसरा और नियतांक मान लेते हैं।
तो हमने माना ऊपर क्या दे रखा था P, नीचे क्या दे रखा है 5, इक्वल टू कोई एक नियतांक और मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ C, मेरा नाम C से स्टार्ट होता है इस वजह से C मान लेता हूँ और तुम कुछ ही मान लेना अपने अनुसार। बुक में 8 दे रखा है, यानी P इज गोज टू 5C। C क्या है यहाँ, क्योंकि C क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां C कोई धनात्मक पूर्णांक है, अब जहां C को धनात्मक पूर्णांक है, ये देखो P की वैल्यू मैं यहाँ रख दूं, सीधे सीधे उठा के यहाँ रख दूं, ये यहाँ रख दूं, दोनों बात एक ही है, मैंने यहाँ रख दिया, क्या आ जाएगा Q स्क्वायर बराबर P की जगह क्या रखूंगा, तो ये स्क्वायर है यानी कि 5 का स्क्वायर और C का स्क्वायर। अगर आपके पास देखो आप पूरे क्वेश्चन को रखते हैं 2 प्लस अंडर और 3 प्लस अंडर 5 जो भी था उसको रखते तो भी आप उसको बोलते नहीं, आप ऐसे स्क्वायर में रख लेते बस। और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, C के साथ में क्या हो जाएगा, नीचे क्या दे रखा है 5, देखो इस 5 से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 इसके C स्क्वायर के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके समझ आ जाएगा, यानी कि मैं इसे लिख दूं C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बाई 5, ऐसे लिख दूं। और इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, Q इंटू Q, अभी जैसे पहले ऊपर लिखा था, और इसे लिख सकता हूं मैं Q अपॉन 5 इंटू Q, यानी कि Q स्क्वायर और Q दोनों पास से विभाजित है, ये वाली लाइन जो है P स्क्वायर और Q, P से ज्यादा हम क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर और Q दोनों किससे विभाजित है, अतः संख्या P स्क्वायर और P, Q स्क्वायर और Q सभी किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो अतः परिमेय संख्या अंडर 5 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह हमारे प्रारंभिक कथन का विरोधाभास करती है। हमने क्या माना था, क्वेश्चन क्या था अपरिमेय, हमने क्या माना था उसका ऑपोजिट उल्टा माना था कि परिमेय, तो प्रारंभिक कथन का विरोधाभास हुआ, अतः संख्या क्या है 5 एक अपरिमेय हो गई। ये लाइन नीचे लिखना है। फिर क्वेश्चन था अपने पास क्या, क्वेश्चन था अपने पास 3 प्लस 2 अंडर 5, इसे प्रूव करना था, तो हम क्या लिखेंगे, अतः अपरिमेय संख्या अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को 2 से गुणा करके 3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या भी क्या होगी, अपरिमेय प्राप्त होगी, अतः 3 प्लस 2 अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या, या तो ऐसे लिख लो, या फिर क्या करेंगे, जहां पर आपने 5 रखा था उस 5 की जगह ये पूरी संख्या रख लो, जहां पर ये 5 रखा था, देखो यहाँ 5 था, इस 5 की जगह हम क्या रखेंगे 3 प्लस 2 अंडर 5, यहाँ पर भी क्या रखेंगे 3 अंडर 2, सॉरी, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका अंडर हटाना मतलब स्क्वायर रख लेना, इधर स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर रख लेना। फिर यहाँ पर देखो जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर की जगह 4 घात हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी 3 प्लस 2 अंडर 5 का स्क्वायर की स्क्वायर यानी कि 4 घात हो जाएंगी, और नीचे आ जाएगा 3 प्लस 2 अंडर 5 स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट स्क्वायर टर्म हो जाएगा। फिर अपने पास स्क्वायर बच के वो स्क्वायर से फिर यहाँ डिवाइड हो जाएगा। भाई 5 को आप क्या लिख सकते हो, अंडर 5 का स्क्वायर तो लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना, बस यही चल रहा है वहां पर पूरा, आप जैसे चाहो वैसे प्रूव कर सकते हो दोनों में से। हाँ ये पूरा हो गया। अगला देखो, टाइम कितना हो गया, 9:07 हो गई, चलो ठीक है, 9:07। और क्या। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलता है अपने को, x स्क्वायर माइनस का 3, आवाज नहीं भाई, कि शून्यांक ज्ञात करना है, तो देखो इसको तो शून्यांक ज्ञात करने की दिक्कत ही नहीं है, ये क्या है माइनस से इधर आके किस हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर x स्क्वायर बराबर 3, स्क्वायर हटता तो इधर क्या लगता है अंडरूट, यानी कि x बराबर अंडरूट 3। हमेशा स्क्वायर जब हटता है तो अपने पास दो आंसर निकलते हैं, एक तो प्लस माइनस के, क्या लिख दिया मैंने प्लस का अंडरूट और माइनस का अंडरूट, ठीक है, तो अपने पास x की जो वैल्यू आ गई वो क्या होगी प्लस का अंडरूट और माइनस का अंडरूट, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं अंडरूट 3 और माइनस अंडरूट 3। या आगे अब क्या बोला, शून्यांकों के बीच संबंध, अब दो शून्यांकों के बीच संबंध के लिए अपने पास दो फॉर्मूले थे, यानी शून्यांकों का योग, और योग को लिखते थे हम अल्फा प्लस बीटा, यानी ये क्या है अल्फा है और ये क्या है बीटा है, बराबर क्या होता है माइनस का बी अपॉन
माइनस का बी अपॉन ए। हाँ, बी अपॉन ए क्या लिखते हैं, क्या बताया था हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण होती है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट डिजिट सी होता है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा देखो रखते हैं वैल्यू, √3 माइनस √3, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ये माइनस थी, प्लस इंटू माइनस माइनस इक्वल टू माइनस का माइनस, बी की वैल्यू क्या है इसमें, एक्स का गुणांक है क्या, नहीं है, मतलब 0। अब नीचे ए की वैल्यू कितनी है 1, √3 में से √3 क्या तो 0 बराबर, इधर 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0, तो 0 बराबर 0 आ गया, ये हो गया एक। तो दूसरा क्या था अपने पास, शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। हाँ, अल्फा बीटा यानी कि √3 गुणा माइनस का √3 बराबर सी अपॉन ए। सी की वैल्यू की अपने पास माइनस का 3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। देखो √3 को √3 से गुणा किया तो 3 आ गया, और प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, तो माइनस का 3 बराबर -3 में 1 से भाग दिया तो माइनस का 3 आ गया अपने पास क्या आंसर, माइनस का 3। तो दोनों उत्तर जांच हो गए। ये अपने पास क्या थी, जांच, और ये क्या था इसके गुणनखंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर बाकी हम पढ़ेंगे कल।